रुद्र समीर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, पागल हो रहा है क्या समीर? सामने छाया कैसे हो सकती है? उसको तो मुक्ति मिल चुकी है ना? समीर सामने देखते हुए कहता है, भाई माना छाया को मुक्ति मिल चुकी है, पर सामने जरा अच्छे से देख, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लड़की खड़ी हुई हो। अब तू ही बता, इतनी रात में मेघ की सड़क पर छाया खड़ी नहीं होगी तो फिर कौन होगी? जब रुद्र सामने देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। सामने सच में एक लड़की खड़ी हुई थी, पर उसका चेहरा रुद्र को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके बाल खुले हुए थे जो उसके चेहरे के सामने बिखरे हुए थे। रुद्र सामने देखते हुए हैरानी के साथ समीर से कहता है, हाँ यार समीर, तू सच कह रहा है, सामने तो सच में एक लड़की खड़ी हुई है। रुद्र जिप्सी का हॉर्न बजाने लग जाता है। पीप 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 पीप। रुद्र के बार बार हॉर्न बजाने पर भी वो लड़की बीच रोड से नहीं हटती है और वहीं पर खड़ी रहती है। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे हॉर्न की आवाज सुनाई ही ना दे रही हो। रुद्र जिप्सी का हॉर्न बजाते हुए समीर से कहता है, यार ये लड़की तो सामने से हट ही नहीं रही है, अब क्या करें? समीर रुद्र के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्या करना है, क्या पूछ रहा है? अगर हॉर्न बजाने पर भी सामने से नहीं हट रही तो फिर चला दे उसके ऊपर जिप्सी, और क्या। रुद्र समीर की बात से डिसएग्री करते हुए कहता है, पागल हो रहा है क्या? अगर सच में कोई लड़की निकली तो? समीर रुद्र को समझाते हुए कहता है, यार रुद्र जरा सोच कर दे, आधी रात में कौन लड़कियां मेघ गांव में बेसुध होकर खड़ी होगी? मान ले अगर तूने जिप्सी रोक भी दी और वो छाया निकली तो फिर तुझे ही पता है वो हमारा क्या करेगी, हमारे भी शरीर की नाभियां निकालकर उसके साथ खेलेगी। समीर की बात सुनकर रुद्र डरने लग जाता है और उसके कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, ब्रेक लगाए या ना लगाए। रुद्र की जिप्सी अभी भी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी और कुछ ही देर में उसकी जिप्सी उस लड़की के साथ टकराने वाली थी। रुद्र की जिप्सी का उस लड़की के साथ एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी रुद्र अपने पैर से जोर से ब्रेक दबा देता है और उसकी जिप्सी रुक जाती है। जिप्सी उस लड़की के एकदम पैरों के नजदीक रुकी थी, पर वो लड़की अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी, वो अपनी जगह से हिली तक नहीं है। अगर रुद्र सही वक्त पर ब्रेक नहीं मारता तो उस लड़की का रुद्र की जिप्सी से एक्सीडेंट हो चुका होता। समीर डरते हुए कहता है, यार तूने ये क्या किया, जिप्सी क्यों रोक दी? रुद्र समीर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार जिप्सी नहीं रोकता तो क्या करता, अगर इस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता तो? समीर उस लड़की को देखते हुए कहता है, यार तुझे अभी भी लगता है कि हमारे सामने कोई लड़की खड़ी हुई है? और नहीं तो क्या यार, लड़की है तभी तो अभी तक खड़ी है, अगर कोई साया होता तो अभी तक हवा की तरह गायब हो चुका होता। चल उतर कर देखते हैं कौन है ये लड़की। समीर रुद्र को मना करते हुए कहता है, पागल हो रहा है क्या? मैं जिप्सी से नीचे नहीं उतरने वाला, अगर छाया हुई तो? रुद्र समीर पर चढ़ते हुए कहता है, यार समीर तू ये कैसी बात कर रहा है? जब से तू पीयूष की नकल क्यों कर रहा है, उसकी तरह क्यों डर रहा है? तू इतना डरपोक कब से हो गया? रुद्र देख, तुझे जो बोलना है बोल, पर मैं नीचे नहीं उतरने वाला। रुद्र समीर पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुझे नहीं उतरना नीचे, मत उतर, पर मैं उतर रहा हूं। इतना कहकर रुद्र जिप्सी से नीचे उतरने लग जाता है। समीर रुद्र को रोकते हुए कहता है, रुक जा रुद्र, नीचे मत उतर जिप्सी से, चल यहां से।
यहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। रुद्र समीर की बात नहीं मानता है और जिप्सी से नीचे उतर जाता है। रुद्र उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जब रुद्र उस लड़की के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो लड़की वैसी की वैसी खड़ी हुई थी। रुद्र को उस लड़की का शरीर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की के लंबे लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिस कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रुद्र के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कौन है। रुद्र उस लड़की से पूछता है, कौन है आप और यहां पर क्यों खड़ी हुई हो? वो लड़की रुद्र के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। समीर जिप्सी के अंदर से रुद्र को आवाज लगाते हुए उससे पूछता है, रुद्र कौन खड़ा है वहां पर? कुछ पता चला? बोला उसने कुछ? रुद्र समीर के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। रुद्र के समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके मन में भी छाया का खौफ समाया हुआ था। रुद्र धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस लड़की के बाल उसके चेहरे पर से हटाने लग जाता है। जब रुद्र उस लड़की के बाल उसके चेहरे पर से हटाता है तो उसका चेहरा देखकर रुद्र के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं। समीर जिप्सी में बैठे बैठे थक गया था और वो फिर रुद्र से पूछता है, क्या हुआ रुद्र? कुछ पता चला वो लड़की कौन है? रुद्र समीर के सवाल का फिर कुछ जवाब नहीं देता है। वो अभी भी शॉक्ड होकर खड़ा हुआ था। समीर खुद से कहता है, ये रुद्र को क्या हुआ? ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जब समीर जिप्सी में से बाहर झांकता है तो देखता है कि रुद्र अभी भी उस लड़की के बाल अपने हाथ में पकड़कर खड़ा हुआ था और उस लड़की का चेहरा देख रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। समीर हैरानी के साथ खुद से कहता है, ये रुद्र को क्या हो गया है? ये उस लड़की के बाल पकड़कर क्यों खड़ा हुआ है और कुछ बात क्यों नहीं कर रहा है कि वो कौन है? लगता है मुझे नीचे उतरकर देखना पड़ेगा। इतना कहकर समीर भी डरते हुए धीरे धीरे जिप्सी से नीचे उतरने लग जाता है। जैसे ही समीर जिप्सी से नीचे उतरता है, अचानक से जिप्सी की लाइट बंद चालू होने लग जाती है। समीर डरते हुए कहता है, ये जिप्सी की लाइट को क्या हो गया? हे भोलेनाथ रक्षा करना मेरी, पता नहीं आज क्या होने वाला है। इतना कहकर समीर रुद्र और उस लड़की के पास जाने लग जाता है। जब वो उन दोनों के पास पहुंचता है तो देखता है कि रुद्र अभी भी उस लड़की के बाल अपने हाथ में पकड़कर खड़ा हुआ था और उसका चेहरा देख रहा था। समीर रुद्र से पूछता है, रुद्र तुझे इस लड़की के चेहरे में ऐसा क्या दिख गया जो उसके चेहरे से तेरी नजर ही नहीं हट रही? जब से तुझे आवाज भी लगा रहा हूं पर तू है कि कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। तेरे कारण मुझे जिप्सी से नीचे उतरना पड़ा। रुद्र समीर के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बहुत बड़ा शौक लग गया हो। समीर अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और उसकी लाइट उस लड़की के चेहरे पर मारने लग जाता है। जब वो भी उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके भी होश उड़ जाते हैं। उन दोनों के सामने जो लड़की खड़ी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि तन्वी थी। तन्वी के चेहरे पर खून लगा हुआ था
और वो अपनी सुध बुध खोकर वहां पर खड़ी हुई थी। जब समीर की नजरें तन्वी के हाथों पर पड़ती हैं तो वो देखता है कि तन्वी के हाथ भी खून से सने हुए थे। उसके सफेद कपड़े भी खून से लथपथ थे। तन्वी के खून से सने हुए हाथ देखकर समीर हैरानी के साथ कहता है, ये किसका खून है तन्वी? तन्वी समीर के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो अभी भी नींद में थी। समीर देखता है कि रुद्र अभी भी मूर्ति बनकर खड़ा हुआ था। समीर रुद्र को हिलाते हुए कहता है, रुद्र, और रुद्र, तू तो ठीक है ना? होश में आ रुद्र। समीर के हिलाने पर रुद्र होश में आ जाता है और कहता है, हाँ समीर, मैं ठीक हूं, पर तन्वी, उसके कपड़ों और हाथों पर तो पता नहीं किसका खून है। इतना कहकर रुद्र रुक जाता है और तन्वी के बेबी बम को छूने लग जाता है। उसके हाथ और कपड़ों को छू छू कर देखने लग जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं तन्वी के हाथ, चेहरे और कपड़ों पर उसका ही तो खून नहीं लगा हुआ है। समीर हैरानी के साथ तन्वी के खून से सने हुए हाथ देखकर रुद्र से पूछता है, यार ये तन्वी के हाथ खून से क्यों भरे हुए हैं? ये किसका खून करके आ गई? रुद्र समीर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मुझे क्या पता यार कि तन्वी मेघ गांव के अंदर क्या करके आई है। पता नहीं इस बार किसका खून करके आ गई है। रुद्र का जवाब सुनकर समीर हैरानी के साथ कहता है, इस बार मतलब? इसके पहले भी तन्वी किसी का खून करके आई है क्या? रुद्र समीर के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है और तन्वी को हिलाने लग जाता है। रुद्र के हिलाने पर तन्वी की नींद खुल जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि मेघ गांव के अंदर थी। अपने आप को अपने कमरे में ना पाकर तन्वी घबरा जाती है और हैरानी के साथ रुद्र से पूछती है, रुद्र, हम दोनों यहां पर क्या कर रहे हैं? जब मैं सोई थी तब तो अपने कमरे में थी, मैं यहां पर कैसे आई? रुद्र तन्वी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, क्योंकि उसे खुद पता नहीं था कि तन्वी यहां पर क्या कर रही थी। जब तन्वी की नजरें उसके हाथों और कपड़ों पर पड़ती है और वो देखती है कि उसके हाथों और कपड़ों पर खून लगा हुआ है तो वो और घबरा जाती है। खून देखकर उसके हाथ पैर कंपकपाने लग जाते हैं और वो हकलाते हुए कहती है, खून। इतना कहकर तन्वी बेहोश होने लग जाती है। तन्वी बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी रुद्र उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तन्वी को बेहोश होता हुआ देखकर समीर कहता है, रुद्र, तन्वी को लेकर खड़ा क्या है? जल्दी से तन्वी को उठा और जिप्सी में बैठा, हम अभी तन्वी को चिरायू हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। रुद्र समीर को मना करते हुए कहता है, नहीं समीर, हम तन्वी को चिरायू हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। समीर हैरानी के साथ पूछता है, पर क्यों? हम तन्वी को चिरायू हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा सकते? रुद्र समीर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो इसलिए समीर, अगर हम तन्वी को हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां पर तन्वी के चेहरे, हाथ और कपड़े पर खून लगा देखकर हॉस्पिटल वाले सबसे पहले पुलिस को बुलाएंगे और फिर वो तरह तरह के तन्वी से सवाल पूछेंगे कि उसके कपड़ों पर ये खून किसका लगा हुआ है। और तुझे भी पता है कि तन्वी नींद में थी, उसे खुद नहीं पता कि वो मेघ गांव के अंदर क्या करके आई है। उसे कुछ याद नहीं रहता कि वो नींद में क्या करती है, इसलिए हम इसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो फिर हम क्या करें? कहां पर लेकर जाएं तन्वी को? हम तन्वी को घर पर ही ले चलते हैं। जितना मैंने देखा है
तन्वी अपने हाथों और कपड़ों में खून लगा देखकर बेहोश हुई थी। उसे कुछ नहीं हुआ है, उसके शरीर पर चोट नहीं लगी है, तन्वी घर पर ही ठीक हो जाएगी। तो फिर ठीक है, हम तन्वी को घर ही लेकर चलते हैं। इतना कहकर समीर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और जिप्सी चालू करने लग जाता है। रुद्र भी तन्वी को लेकर जिप्सी की पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। समीर जिप्सी चालू करता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इस तरफ अनन्या, अर्जुन, समीर और मधु घर के बाहर खड़े हुए थे और रुद्र समीर और तन्वी के आने का इंतजार कर रहे थे। अनन्या परेशान होते हुए कहती है, यार ये रुद्र और समीर अभी तक तन्वी को लेकर क्यों नहीं आए? इन्हें तो गए हुए हमसे भी ज्यादा वक्त हो गया है। अर्जुन अनन्या के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, पता नहीं यार, ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए। हमें तो ये भी नहीं पता कि इन दोनों को अभी तक तन्वी मिली भी होगी या नहीं। मधु झट से कहती है, मैं भी रुद्र सर को कॉल करके पूछती हूँ उनसे कि उन्हें तन्वी मैम मिली है या नहीं। इतना कहकर मधु रुद्र को फोन करने लग जाती है। रुद्र को रिंग तो जाती है पर वो फोन नहीं उठाता है, इसलिए फिर मधु समीर को फोन करने लग जाती है। बेल जाने की आवाज सुनाई देती है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। समीर फोन उठा लेता है। मोबाइल के अंदर से आवाज आती है, हाँ बोलो मधु, क्या है? मधु समीर से कहती है, वो समीर सर, मैंने पूछने के लिए आपको फोन किया है कि तन्वी मैम आपको मिली या नहीं मिली। फोन के अंदर से समीर की आवाज सुनाई देती है, हाँ मधु, तन्वी हमें मिल गई है। ये बात सुनकर मधु मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। समीर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मधु एक काम करो, अनन्या से बोलो कि तन्वी की एक जोड़ी कपड़े निकाल के रखे और हो सके तो फर्स्ट एड बॉक्स भी निकाल लेना। समीर की बात सुनकर मधु हैरान हो जाती है और कहती है, पर क्यों सर, फर्स्ट एड बॉक्स क्यों? तन्वी मैम ठीक तो है ना? समीर मधु की बात को काटते हुए कहता है, मधु मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूं, इसलिए तुमसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकता। मैंने जितना कहा है तुमसे, तुम बस अभी उतना करो, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें सब कुछ बताता हूं। इतना कहकर समीर फोन कट कर देता है। जैसे ही समीर फोन कट करता है, अनन्या मधु से बौखलाहट के साथ पूछती है, क्या हुआ मधु, क्या बात हुई समीर से, उन्हें तन्वी मिली या नहीं? मधु अनन्या के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो अनन्या मैम, तन्वी मैम मिल तो गई हैं, पर समीर सर ने कहा है कि उनके लिए एक जोड़ी कपड़े और फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर रखें। मधु की बात सुनकर अनन्या हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, फर्स्ट एड बॉक्स, पर क्यों?